पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखे थे विद्युत अपघटनी सेल के बारे में देखे थे। ये विद्युत अपघटनी बिलियन भी हम लोग कहते हैं, तो एक विद्युत अपघटनी बिलियन के बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग विद्युत अपघटनी अगर बिलियन का बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एक पेटी के द्वारा जोड़ देते हैं एक बिलियन को, जिसमें बिलियन के अंदर क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है, जिसमें बिलियन के अंदर धारा प्रवाहित होता है। अगर थोड़ा सा हम याद दिलाना चाहेंगे तो इस प्रकार से हम लोग देखे थे कि अगर एक बिलियन है, इस बिलियन में कोई भी द्रव भरा हुआ हो सकता है और इसमें ऐसा कोई पदार्थ डालते हैं जिससे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए। अगर यहाँ पर इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहता है, किसी भी धातु का ये लगा हुआ हो सकता है इलेक्ट्रोड, और इसी इलेक्ट्रोड को तार के द्वारा जोड़ के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि इस बिलियन में क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। इसमें आयन के फॉर्मेशन के कारण, अगर मान लो कि इसमें NaCl मिला देते हैं तो इसमें आयन का फॉर्मेशन होता है और इस बिलियन के अंदर देखते हैं कि धारा प्रवाहित होने लगता है। अगर धारा प्रवाहित का बात करते हैं तो धारा प्रवाहित का इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित होता है या आयनों के प्रवाह के कारण भी धारा प्रवाहित होता है। तो अगर एक बिलियन के अंदर धारा प्रवाहित हो रहा है तो आयन के प्रवाह के कारण इसमें क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है। अब जो ये विद्युत अपघटनी बिलियन है, इस बिलियन को दिखाने का आप तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस बिलियन को हम इस प्रकार से बना देंगे, एक मान लो कि कोई भी यहाँ पे क्या रहेगा, गिलास रहेगा, गिलास मतलब कांच के अंदर हम लोग एक द्रव को भर देंगे। कांच के अंदर क्या करेंगे, द्रव को भर देंगे और इस द्रव में कोई आयन मिला दे, मान लें कि NaCl ही इसमें मिला दिए और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा, इस तरफ। जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें क्या होने लगेगा, इसके अंदर भी धारा प्रवाहित होगा आयन के कारण, इसके अंदर भी क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा इस आयन के कारण। इसलिए NaCl टूट जाता है आयन के रूप में, तो इसके अंदर क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो इस बिलियन के अंदर धारा प्रवाहित होगा, तो इसका भी जब धारा प्रवाहित होगा तो ऑब्वियस है कि इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता होगा, इसका भी कुछ ना कुछ चालकत्व होगा। ये सारे टर्म के बारे में हम लोग समझेंगे एक बिलियन के अंदर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को इसके प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। जो हम लोग सिंपल तार के लिए एक प्रतिरोध पढ़ते हैं, वैसे एक विद्युत अपघटनी बिलियन के लिए भी हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नाम में थोड़ा सा अंतर आएगा। हम लोग वहाँ पे उसको हम लोग प्रतिरोध कहते थे तार में, लेकिन अब यहाँ पर इसको प्रतिरोध नहीं कह के एक दूसरे नाम से जानेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे बिलियन का अवरोध का मतलब भी होता है रुकावट और प्रतिरोध का मतलब भी होता है रुकावट। इसलिए यहाँ पर प्रतिरोध के जगह इस नाम को हम लोग किस नाम से जानेंगे, बिलियन का अवरोध के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, बिलियन के अवरोध के नाम से जानेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे तार का बात कर रहे थे, तार के अंदर धारा प्रवाहित होगा, तब हम लोग प्रतिरोध का बात कर रहे थे। अब एक बिलियन का बात कर रहे हैं, तो इस बिलियन के अंदर भी क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। तब इस बिलियन के अंदर जब धारा प्रवाहित होगा तो उसका बिलियन का अवरोध का मान कितना होगा, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग के रूप में क्या डालना है उसको ध्यान से देखिएगा। हेडिंग के रूप में डालना है बिलियन का अवरोध, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, तो इंग्लिश में हम लोग उसको रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, तो इसको हेडिंग के रूप में सबसे पहले लिख लेना है, बिलियन का अवरोध, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेजिस्टेंस कहेंगे। इतना लिखने के बाद इसके डिफिनीशन के रूप में यहाँ से यहाँ तक लिख लें। इसके डिफिनीशन के रूप में यहाँ से यहाँ तक लिख लें। ठीक, अब आगे चलते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर डायग्राम से दिखाना चाहते हैं तो डायग्राम एक तैयार कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। और डायग्राम दिखाने का तरीका क्या है, तो हम लोग को क्या करना है, एक गिलास लेना है। गिलास का मतलब हो गया कि क्या,
गिलास का मतलब अभी बताया कि क्या समझना है, तो गिलास का मतलब एक नली समझना है जो कि ये पूरा घिरा हुआ रहेगा एक कांच से, हिंदी में कांच कहते हैं ना गिलास को। अब ये इसमें क्या रहता है, तो इसमें विलयन भरा रहता, इसमें द्रव भरा रहता है। इस द्रव के अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ डाल दिया जाता है जो आयनित रूप में क्या हो जाए, टूट जाए, जो आयन के रूप में क्या हो जाए, टूट जाए। तो मान लो कि अगर इसमें द्रव भर दिए और द्रव ऐसा पदार्थ भरा रहता है जो आयन के रूप में इसमें क्या हो जाए, टूट जाए। तो आयन के रूप में टूटने के लिए हम मान लो कि NaCl को ही इसके अंदर डाल दिए, तो ये आयन के रूप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसमें अगर बात चर्चा करेंगे तो इसमें क्या होता है, दो तरफ इलेक्ट्रोड लगा रहता है। इलेक्ट्रोड हम पहले ही बता दिए हैं कि धातु का क्या होता है, धातु का इसमें लगा हुआ रहता है जो इलेक्ट्रोड का दो तरफ काम करता है, जिसमें हम लोग तार जोड़ने में मदद करते हैं। सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड इसलिए लगा रहता है, इसको हमको तार जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो हमको ये तार जोड़ने में मदद करता है। अब क्या करते हैं कि इसको एक बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, दो तार से एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। तो अब ऐसा है कि एक सिंपल एक प्रतिरोध का काम करेगा और ये विलयन के अंदर क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। इसको जोड़ने के कारण इस विलयन के अंदर क्या होगा, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो इस विलयन के कारण धारा प्रवाहित इसमें होना शुरू हो जाएगा। जब धारा प्रवाहित होगा तो इसमें विलयन में भी कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ रहेगा जो धारा को रोकने का काम करेगा, और जो धारा को रोकने का काम करेगा उसी को यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन का अवरोध कहते हैं। तो बताया जाता है कि अगर इसका लंबाई का बात करें कि जो हम यहाँ से ये विलयन जो लिए है, अगर इसका लंबाई L है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब पहले ही बता दिए है कि बेलनाकार आकृति होता है, और यहाँ से देखेंगे तो इसका एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखेगा सामने से, और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो बताया जाता है, जैसे हम लोग तार के लिए पढ़े थे, तार का आकृति कैसा लिए थे, तो वहाँ पर भी बेलनाकार आकृति लिए थे, और यहाँ पर भी विलयन का जो आकृति है, तो विलयन का जो बनावट है वो कैसा लिए है, बेलनाकार आकृति का लिए है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज बताया जाता है, जो R होता है समानुपाती होता है लंबाई के। लंबाई जितना ज़्यादा रहेगा, विलयन का लंबाई जितना ज़्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा बताया जाता है जो R होता है वे उसका समानुपाती होता है क्षेत्रफल का। अगर दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि R जो समानुपाती होता है L/A का, इधर लिख देते, R जो समानुपाती होता है L/A के। और जब समानुपाती से हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, ρL/A। तो वहाँ पे याद होगा कि रो जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। रो जो होता है वो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। तो सबसे पहले हम तो ये R का फॉर्मूला निकाल के आए, और यहाँ से R का जब फॉर्मूला निकाल के आए तो सारे टर्म को डिफाइन कर सकते हो। ए जो होता है तो एल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ पे हम लोग तार की लंबाई बोल रहे थे, यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रोड जो लगाते हैं दो, उसके बीच की दूरी होता है, बीच की दूरी होता है। अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। किसका, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या किया जाता है, उतना ही बड़ा लगाया जाता है। अगर विलयन का इलेक्ट्रोड का बात करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी जितना यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, तो इलेक्ट्रोड भी उतना ही बड़ा लगाया जाता है। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रोड का बात करेंगे तो ये जो होता है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होता है। जो रो होता है, तो रो हम लोग पहले से जानते हैं कि रो क्या होता है, तो रो प्रतिरोधकता होता है। तो रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है। तो रो के बारे में लिख लेना है कि रो क्या होता है,
प्रतिरोधकता होता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं प्रतिरोधकता जो होता है इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो प्रतिरोधकता होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से याद रखना है, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं विशिष्ट अवरोध। यहाँ पर इसको बोलेंगे, अगर वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो उसको विशिष्ट प्रतिरोध बोल रहे थे, और यहाँ पर बात करेंगे तो इसको विशिष्ट अवरोध कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट अवरोध कहते हैं। ठीक, ये 2-3 बातें ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे चालकत्व के बारे में। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे चालकत्व, उसके बाद चर्चा करेंगे विशिष्ट चालकत्व। पहले चर्चा करेंगे चालकत्व, उसके बाद चर्चा करेंगे विशिष्ट चालकत्व। बहुत सारे टर्म यहाँ पे आएंगे जो कि कंफ्यूजन में डाल सकता है, इसलिए एक एक टर्म अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व। विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व। विद्युत अपघट्य विलयन का विलयन का चालकत्व। विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व। चालकत्व का अगर इंग्लिश में बात करेंगे, चालकत्व को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। चालकत्व का इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टेंस। चलिए इसका डिफिनेशन लिखिए, हम बोल देते हैं यहाँ पे। अवरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अवरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अवरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। मतलब कि जो अवरोध होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। जो अवरोध होता है, जो व्युत्क्रम होता है, उसके उल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। तो उसके उल्टा को हम लोग चालकत्व कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो, असल में विशिष्ट चालकत्व में थोड़ा सा कहीं अंतर होता है। जब विशिष्ट चालकत्व हम लोग बोल सकते हैं जब प्रतिरोध, मतलब जो अवरोध होता है वो किसके बराबर हो जाए? प्रतिरोधकता के बराबर हो जाए, तो उस केस में विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, दोनों को हम लोग के से ही दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा अलग कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पर सिंबल कर देते हैं चालकत्व को सिग्मा से, और सिग्मा जो बराबर होता है 1/, किसके? आर के बराबर होता है। सिग्मा को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं चालकत्व से, तो इसको हम नाम दे रहे हैं, इसमें दिया नहीं है इसलिए यहाँ से हम अलग से बता रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं चालकत्व। तो जो प्रतिरोध, जो अवरोध का उल्टा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। अगला हेडिंग लिखना है विशिष्ट चालकत्व। अगला हेडिंग लिखना है विशिष्ट चालकत्व। अगला हेडिंग लिखना है विशिष्ट चालकत्व। तो ये किसका उल्टा होता है? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। अगला लिखना है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व। इसमें किसका ये उल्टा होता है? तो ये जो उल्टा होता है, और इसको एक सिंबल से दिखाते हैं, कापा। कापा का सिंबल इस तरह से होता है, थोड़ा सा ऐसे ये रहता है, के की तरह नहीं रहता है। तो कापा जो होता है उल्टा होता है किसका? चालकत्व। चालकत्व को रोक, अच्छा सॉरी यहाँ पर सिग्मा यहाँ पर गलती हो गई, ये सिग्मा से दिखाएंगे, रो से नहीं।
सिग्मा को यहाँ चालकत्व कहें। जो कापा, तो कापा जो होता है, कापा जो बोल सकते हैं या विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं, ये किसका उल्टा होता है? तो ये प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। तो ये प्रतिरोधकता का क्या होता है? उल्टा होता है। ये प्रतिरोधकता का उल्टा होता है, तो इसको याद रखना है। हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और इसका किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। इसको हम लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और इसका सिंबल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक और तीर का निशान देके इसको लिख लेना, इसको हम लोग कापा बोलते हैं, कापा बोलते हैं, कापा। इसको हम क्या कहते हैं? कापा। ठीक है, तो ये विशिष्ट चालकत्व हो गया। फिर इसका कुछ डेरिवेशन होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके नीचे ही बनाना है डेरिवेशन को। अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो कापा होता है, विशिष्ट चालकत्व होता है, 1/रो के उल्टा होता है। अगर रो का मान का बात करेंगे तो रो का मान हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग आर बराबर पढ़े थे, तो रो एल बाई ए पढ़े थे। अगर यहाँ से रो का कोई मान पूछेगा तो रो का मान, रो को एक तरफ करके मान निकालेंगे, आर ए बटे एल होगा। तो यहाँ से अगर रो का मान लिखते हैं तो रो का मान लिखते तो क्या लिखा है? आर ए बटे एल लिखा है। अगर इसको पलट देते हैं तो कापा का जो मान होगा कितना हो जाएगा? एल बटे आर ए हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं? ऊपर नीचे एल से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे एल से गुना कर देते हैं। तो एल गुने एल डिवाइडेड बाई आर ए गुने एल। देखो ऊपर में तो एल का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में एल का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर इंटू ए गुने एल, क्षेत्रफल और लंबाई, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल और लंबाई से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है? आयतन बन जाता है। तो कापा का एक फॉर्मूला निकल के आ गया आयतन के रूप में। और ये जो आयतन होता है, ये किसका आयतन होता है? तो यहाँ पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आयतन होता है, यहाँ पर दिया भी है बिलियन का आयतन होता है। ये किसका आयतन होता है? तो यहाँ पर जो आयतन होता है ये बिलियन का आयतन होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसको लिख लेना, ये किसका आयतन है? तो बिलियन का आयतन है। बिलियन का आयतन भी जो है, मतलब भी जो है यहाँ पर बिलियन का आयतन है। इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी इसका मात्रक का भी बात करता है, तो अगर मात्रक का हम लोग बात करेंगे, हाँ इस बात को ध्यान में रखना है। वहाँ पे हम लोग मीटर में लेते थे, अगर हम लोग फिजिक्स में इसको पढ़ते थे तो मीटर में लेते थे लंबाई को, और यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका ओम होता है, ओम का सिंबल इस प्रकार से दिखाते हैं। आप भी का आयतन कितना होगा? एल का लंबाई का स्क्वायर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका आयतन होता है तो आयतन का क्या करते हैं? क्यू करते हैं। तो अगर इसका हम लोग फॉर्मूला का कापा का मात्रक का बात कर रहे हैं, मात्रक, तो कापा का मात्रक यहाँ से क्या निकल के आता है? ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पर ओम पर सेंटीमीटर क्या निकल के आ रहा है? पर ओम पर सेंटीमीटर कापा का मात्रक निकल के आ रहा है। तो इसका मात्रक भी ध्यान में रखना है, पर ओम पर सेंटीमीटर। चलिए तो आगे चर्चा करते हैं तुल्यांकी चालकत्व। अब ये क्या होता है? किसी विद्युत अपघटन के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। एक तुल्यांकी भार को तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। चलिए तो इसको हेडिंग लिखना है, तुल्यांकी चालकत्व, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। अच्छा यहाँ तक लिख लेना है। ये सब किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। ये ए नहीं है, ये लेमडा है। 2 प्रकार का लेमडा होता है, ये छोटा वाला लेमडा होता है और ये 12 वाला लेमडा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसको भी लेमडा कहते हैं और इसको भी लेमडा ही कहते हैं, लेकिन इसे ए मतलब सॉरी इसको लेमडा से प्रकट किया जाता है तो इसको लेमडा बोलना है, ठीक। जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? तुल्यांकी चालकत्व कह रहे हैं, जिसको हम लोग तुल्यांकी चालकत्व कह रहे हैं।
और इसका फॉर्मूला इसको लिख लेना है, ठीक है। तो तुल्यांकी चालकत्व कापा इंटू 1000 बटे सी। 1000 इसलिए है इसको मिलीलीटर में दिखाने के लिए, इसको मिलीलीटर में दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो सी होता है तो लिख लेना है, सी क्या बोलते हैं, तो सी जो होता है बिलियन का, अच्छा ये जो बिलियन का है, ये जो सी यहाँ पे होता है ग्राम तुल्यांक कोई विद्युत अवघटे घुला रहता है। तो 100 ग्राम में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में सी ग्राम तुल्यांक विद्युत अवघटे घुला होता है, उसी को हम लोग सी कहते हैं। सी को हम लोग सांद्रण भी कहते थे कि यदि बिलियन के तनु बनाए जाए तो उसके सांद्रण सी घटती है, ठीक। तो सी जो होता है बिलियन का सांद्रण होता है, सी लिख लेना है बिलियन का सांद्रण। सी जो होता है बिलियन का सांद्रण होता है। के बारे में, कापा के बारे में तो जानते ही है क्या होता है, बस इतना ही लिख लेना, एक फार्मूला लिख लेना। अगला हम लोग लिखेंगे मोलर चालकत्व। इसको हेडिंग डाल के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना है। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, म्यू से दिखाते हैं। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो म्यू से दिखाते हैं। ये पूरा लिख लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे, म्यू बराबर होता है कापा इंटू 1000। यहाँ पर सी एम आता है, वहाँ पर क्या रहता है, सी आ रहा था। और सी एम और सी में क्या अंतर है उसको समझेंगे। हाँ, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर मिस्टेक किए बताने में। जब हम लोग इसका सांद्रण का बात करते हैं, सांद्रण किस में, तो सांद्रण इसका याद रखना है किस में, ग्राम में। सांद्रण किस में, ग्राम में बताना है, सांद्रण किस में, ग्राम में। और यहाँ पर भी बिलियन का ये सांद्रण ही है, यहाँ पर भी ये बिलियन का सीएम क्या है, बिलियन का सांद्रण ही है, ठीक है। बिलियन का सांद्रण, बिलियन का सांद्रण, ठीक है, बिलियन का सांद्रण ही है। तो ये बिलियन का सांद्रण है, लेकिन किस मात्रक में, इस बात को ध्यान में रखना है, मोल में। किस यूनिट में, मोल में। तो यहाँ पर जो बिलियन का सांद्रण बताना है किस में बताना है, मोल में बताना है। और वहाँ पे जो बिलियन का सांद्रण था वो किस में बताना था, तो ग्राम में बताना था। किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है। यही दोनों में फर्क होता है। चलिए इसका ऐसे ही मात्रक भी याद रखिएगा। तो मोलर चालकत्व का इकाई जो होता है वो क्या होता है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसको याद रखना है, इसको लिख लेना है, ठीक। तो ये हम लोग एक बिलियन में का बात कर रहे थे, बिलियन का चालकत्व कितना होता है, बिलियन का प्रतिरोध कितना होता है, बिलियन का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो ये सिंपल हम लोग एक तार की तरह ही काम करता है, इस बात को समझिएगा। चलिए स्थिरांक पढ़ना जो नहीं छोड़ देता। जो विद्युत चालकत्व होता है, चालकत्व मतलब वही जिससे धारा प्रवाहित होता है, ठीक। जो विद्युत चालकत्व होता है, जिससे चालकत्व का मतलब देखो कंडक्टर्स होता है, जिसका चालकत्व जितना ज़्यादा रहेगा उसमें धारा उतना आसानी से क्या होगा, प्रवाहित होगा। जिसका चालकत्व जितना ज़्यादा रहेगा, जिसका चालकत्व जितना ज़्यादा रहेगा, ये अगर एक बिलियन का विद्युत अपघटनी बिलियन है, इसका अगर चालकत्व जितना ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस है कि उसका, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी पढ़े थे कि चालकत्व जो होता है, चालकत्व को हम यहाँ पर सिग्मा से दिखाए थे। जो प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। जो प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिरोध जिसका जितना कम, चालकत्व उसका उतना ज्यादा। तो प्रतिरोध जिसका जितना कम होता है उसमें धारा क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। उसमें धारा क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए विद्युत चालकत्व के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है।
अब 2-3 बात यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जब हम लोग विलयन का तनुकरण करते हैं, विलयन का तनुता, तो विलयन का तनुता का मतलब क्या है? विलयन का तनुता का मतलब है, देखो विलयन का तनु करने का मतलब क्या है। अब अगर हम सिंपल एक विलयन लेते हैं, अगर इस विलयन में हम नमक डाल दिए, नमक अगर 20 ग्राम डाल दिए हैं, तो अगर नमकीन ज़्यादा हो गया है, अगर नमकीन ज़्यादा हो गया है तो हमको नमकीन को कम करना है, तो उसको मतलब क्या है? तनुता, उसका क्या करना है? तनुता करना है, तनु विलयन बनाना है। मतलब नमकीन ज़्यादा कर दिए है तो उसके लिए उपाय क्या है? अगर नमकीन ज़्यादा कर दिए है तो उसके लिए उपाय क्या है? हम ऊपर से क्या करें? इसमें पानी डालें और पानी मिला दे, तो ऑब्वियस है कि और पानी जैसे ही मिलाएंगे तो इसका नमकीनपन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन विलयन का आयतन क्या हो गया? विलयन का आयतन क्या हो गया? बढ़ गया। जब विलयन का आयतन बढ़ जाता है तो विलयन के आयतन पर दो चीज़ें डिपेंड करता है। यहाँ से एक फार्मूला लेके आए थे हम लोग कापा का, विशिष्ट चालकत्व का, कि आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब आयतन बढ़ेगा तो विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? घटेगा। विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर तुल्यांकी चालकत्व का बात करेंगे, अमूर्त चालकत्व का बात करेंगे, हाँ इसमें कन्वर्ट करके यहाँ से आयतन के रूप में लाया गया था, हम यहाँ पर लिखवाना भूल गए थे। तो ऐसा करना है, तुल्यांकी चालकत्व जहाँ पे लिखाया गया है ना, उसमें एक और फॉर्मूला लिख लेना है कि लेमडा बराबर कापा इंटू आयतन होता है। अमूर्त चालकत्व में एक और फॉर्मूला लिख लेना है, म्यू बराबर कापा इंटू वी होता है। लेकिन ये दोनों क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, इसलिए आयतन बढ़ रहा है तो तुल्यांकी चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो अमूर्त चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन विशिष्ट चालकत्व का बात करेंगे तो वो क्या होने लगता है? घट जाता है। तो ये सब नॉर्मली इसे जानना है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ये लिखना है तो कितना लिख सकते? बहुत सारा दिया है सर। चलिए इसको छोड़ते हैं, सब कुछ कोई जरूरी नहीं है लिखना। एक दो और देख लेते हैं, टेम्परेचर वाला देख लेते हैं। ताप बढ़ाने से विद्युत अपघटन चालकत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं, ताप जब बढ़ाते हैं तो विद्युत चालकत्व क्या होता है? बढ़ता है। तो ये सब थोड़ा पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, या बुक में भी टिक मार्क करके रख सकते हैं, इसका अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट चालकत्व यहाँ पर आयतन बढ़ाने से घटता है, और यहाँ पर आयतन बढ़ाने से तुल्यांकी चालकत्व बढ़ता है। यहाँ पर आयतन बढ़ाने से मूलक चालकत्व क्या होता है? बढ़ता है, इसलिए समानुपाती है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ताप का, तो ताप बढ़ाने से विद्युत अपघटन चालकत्व क्या होता है? बढ़ता है। ये सब पॉइंट ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है डॉट कर करके, या जैसा मन है लोगों को, या तो बुक पे टिक मार्क कर लो या सबको डॉट कर करके लगा लो, यहाँ से याद रख सकते हैं ये सब पॉइंट। तीसरा ये है ताप के बारे में, और दाब के बारे में बात करेंगे तो दाब विद्युत चालकत्व कुछ हद तक विलयन के ऊपर पड़ने वाले दाब पर निर्भर करता है। तो कुछ हद तक ही निर्भर करता है, किंतु यह प्रभाव उच्च दाब पर निर्भर, ये ज़्यादा मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं दाब पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दाब पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, तो बाकी सब इसको छोड़ सकते हैं। हाँ इसमें एक चीज़ है, कहाँ गया? एक टर्म हम लोग जान लेते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल-रॉस का नियम। कॉल-रॉस का नियम तो कॉल-रॉस का नियम क्या कहता है? कॉल-रॉस किसी विद्युत अपघटन तुल्यांकी चालकत्व अगर लेमडा नॉट है और धनात्मक ऋणात्मक तुल्यांकी आयनिक चालकत्व के बीच संबंध दर्शाते हुए समानुपाती सूत्र प्रदर्शित करता है। इसको हेडिंग डाल के यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, और इसका फॉर्मूला होता है
लेमडा नॉट बराबर लेमडा प्लस लेमडा माइनस। लेमडा प्लस लेमडा माइनस क्या होता है? आयन का होता है। तो फिर इसको लिख लेना है लेमडा प्लस लेमडा माइनस क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक के अनंत तनु विलयन के आयनिक चालक तत्व होते हैं। तो ये क्या होता है? आयनिक चालक तत्व होता है। इस बात को ध्यान में रखना है और इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, ये उदाहरण को लिख भी लेना है। ये उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि अगर 298 केल्विन ताप पर सोडियम एसीटेट, किसका बात हो रहा है? सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? CH3CON, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं। ये दो चीजों में टूट रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम क्लोराइड में। ऑब्वियस है कि इस विलयन में डालेंगे तो ये आयन के रूप में जब टूट रहा है, एक बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा बन रहा है सोडियम क्लोराइड के अनंत तनु विलयन के तुल्यांकी चालकत्व दिया हुआ है इतना और इतना है। तो सोडियम एसीटेट के अनंत तुल्यांकी चालकत्व, एसीटेट अम्ल का अनंत तनु विलयन के तुल्यांकी चालकत्व निकालना है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है। अच्छा, इसमें दो प्रकार के विलयन है। एक दूसरा विलयन क्या है? सोडियम क्लोराइड। एक तो है सोडियम एसीटेट, 3 बिलियन है, सॉरी इसमें 3 बिलियन सोडियम एसीटेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको कहते हैं? HCl को कहते हैं। और तीसरा है सोडियम क्लोराइड जिसको NaCl कहते हैं। अनंत तनु विलयन का तुल्यांकी चालकत्व दिया हुआ है तीनों का तुल्यांकी चालकत्व 3 का दिख रहा है, हाँ तीनों का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो तीनों का तुल्यांकी चालकत्व दिया हुआ है। तो इसको हम एक लाइन बाय लाइन करके पहले एक बार सबको क्वेश्चन देख लिया। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है। इसको अनंत विलयन कहते हैं, इसलिए इसमें इसका मात्रा को डिफाइन नहीं करते हैं। सबसे पहले सोडियम एसीटेट, CONA, इसका मान दिया हुआ है और इसका मान कितना दिया हुआ है? 91 दिया हुआ है। हम अभी इसका फॉर्मूला पढ़े कि ये दो आयन के रूप में टूटता है तो इसका आयनिक जो मान होगा इसको 2 प्लस में लिखा जाता है और ये एक माइनस में होता है। लिख देते हैं, लेमडा माइनस से दिखाते हैं और ये जो माइनस वाला बन रहा है वो क्या बन रहा है? CH3CO माइनस बनेगा और जो प्लस वाला बनेगा तो प्लस में लिखा जाता है प्लस Na प्लस का निर्माण होता है जब ये आयन के रूप में टूटता है। ये दोनों का योगफल कितना दे दिया है? 91, मतलब इसका मान दिया है, मतलब दोनों का योगफल 91 दिया है। इसको समीकरण 1 करना है। चलिए इसको अलग से दिखाते हैं आप लोगों को। इसका मान दिया हुआ है किसका? तो CH3CONA का मान दिया हुआ है, इसका मान 91 दिया हुआ। हम अभी इसके पहले पढ़े विलयन के रूप में आयन के रूप में टूटता है तो एक लेमडा प्लस बनता है और एक लेमडा माइनस बनता है और यही दोनों का योगफल जो होता है इसके बराबर होता है। लेकिन इसमें लेमडा प्लस कौन बन रहा है? लेमडा प्लस बन रहा है Na, लेमडा प्लस कौन बन रहा है? Na, और लेमडा माइनस कौन बन रहा है? तो CH3CO माइनस, ये लेमडा माइनस बन रहा है। यही दोनों का योगफल कितना दिया है? 91 है। इसको समीकरण 1 कर लेते हैं। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दिया हुआ है मतलब क्या है कि HCl का दिया हुआ है। तो HCl का जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? तो HCl का बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं कि HCl का कितना दिया हुआ है। HCl का तुल्यांकी चालकत्व दिया हुआ है 426.16, मतलब 16 426.16 दिया हुआ है। और HCl जब टूटता है तो ये भी लेमडा प्लस और लेमडा माइनस में टूटेगा तो ये दोनों का योगफल भी इतना ही दिया हुआ है 426.16। यहाँ पर प्लस में कौन टूटेगा? तो H प्लस, यहाँ पर सोडियम, तो माइनस यहाँ पर सोडियम प्लस में, ठीक। यहाँ पर H प्लस में टूटेगा, क्लोरीन किस में टूटेगा? Cl माइनस में टूटेगा, ठीक। ये दोनों का योगफल यहाँ पे दिया हुआ है और ये हो गया समीकरण 2। तीसरा का दिया हुआ है, तो तीसरा क्या दिया हुआ है तो देख लेते हैं। NaCl दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? तो NaCl का मान दिया हुआ है। NaCl का मोलर चालकत्व दिया हुआ है और NaCl का अगर दर्शाते हैं तो कितना दिया हुआ है NaCl का, उसको देख लेते हैं। तो NaCl का दिया हुआ है हम लोग को 126.45, 126.45
4,5 दिया हुआ है, ठीक। और NaCl ये भी दो में टूटेगा, लेमडा प्लस और लेमडा माइनस में। अगर लेमडा प्लस का बात करेंगे तो इस पे प्लस में कौन टूटेगा, सोडियम, तो Na प्लस टूटेगा प्लस में और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। ये बराबर है दिया 126.45। अब बोला किसका है निकालने के लिए, तो बात को समझिएगा। तो बोला किसका है निकालने के लिए, तो बोला है एसिटिक अम्ल के अनंत तनु विलयन का मान बोला है। अब एसिटिक अम्ल किसको कहते हैं, एसिटिक अम्ल किसको कहते हैं, तो इसको बात को ध्यान में रखना है। एसिटिक अम्ल हम लोग किसको कहते हैं, एसिटिक अम्ल हम लोग CH3COH कहते हैं। यहाँ पे Na की जगह H हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक अम्ल कहते हैं। इसको हम लोग एसिडिक अम्ल कहते हैं। तो हमको ये 3 दिया हुआ है, एसिडिक अम्ल का निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, एसिडिक अम्ल का निकलेगा कैसे, तो एसिडिक अम्ल का अगर हम लोग को 2 का योगफल मिल जाए, किसका, CH3CO माइनस का, इसका लेमडा माइनस का, और लेमडा प्लस में H प्लस का मिल जाए, अगर ये दोनों का योगफल मिल जाए तो यही मान क्या देगा, इसका देगा। तो ये दोनों का योगफल निकालने के लिए हमको ये चाहिए और H चाहिए। H कहाँ पे, यहाँ पे, और बाकी क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। बाकी क्या हो जाना चाहिए, कट कैंसल आउट हो जाना चाहिए, तभी जाकर हम लोग इसका मान निकाल पाएंगे। अब देखो इसके लिए क्या करना होगा कि ये कैंसिल हो जाए। अब देखो इसमें है Na प्लस और इसमें CH3CO, ये हमको चाहिए, ये हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हटाएंगे तो Na प्लस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और Cl माइनस और ये बच जाएगा। हमको फिर Cl हटाना होगा, तो उसको किसके साथ, समीकरण 2 के साथ क्या कर देंगे, समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे, समीकरण 2 के साथ जोड़ देंगे। इसलिए कि ये माइनस में आया हुआ रहेगा, तो इसके साथ जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब हमको करना क्या है, उस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहले समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाना है, फिर इसके साथ समीकरण 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले समीकरण 1 को लिखना है, और समीकरण 1 में हम लिखे हैं लेमडा प्लस के रूप में यहाँ पे क्या है, Na प्लस, क्या है, Na प्लस। अब प्लस एक और है लेमडा माइनस, और लेमडा माइनस के रूप में क्या है, CH3CO माइनस है। अब घटाना है तो दूसरा वाला में क्या है, तो दूसरा वाला को जो घटाना है वो है लेमडा प्लस में H प्लस है, और फिर घटाना है तो माइनस ही होगा। दूसरा लेमडा माइनस में इसमें क्या है, तो Cl माइनस है। लेमडा माइनस में क्या है, यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे देख सकते हैं, यही है समीकरण 2। इसको घटा रहे तो माइनस में लिखाएगा। फिर समीकरण सॉरी इसको जोड़ रहे, समीकरण 2 को जोड़ रहे तो ये प्लस में होगा, चलो ठीक है। ये जोड़ रहे, समीकरण 3 को घटा रहे, तो समीकरण 3 को घटा रहे तो ये माइनस में लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा माइनस लेमडा प्लस Na प्लस, फिर माइनस लेमडा माइनस Cl माइनस। अब ये कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में समीकरण 1 और 2 को जोड़े हैं, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, 91 है और 426 है। 91 को जोड़ना है 426 में, कितना में, 426, तो 426.16 जोड़ना है, और फिर समीकरण 3 को घटाना है। समीकरण 3 में क्या है, 126.45 है। अब देखिए ये कौन कौन कटेगा, तो ये प्लस में है Cl, और यहाँ पे माइनस में है तो ये इससे कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट में जो बचेगा, क्या बच रहा है, तो लेमडा माइनस CH3CO माइनस, और फिर प्लस में बच रहा है H प्लस, लेमडा का H प्लस, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो पहले जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7, 11 और यहाँ पे 5 हो जाएगा 0.1.6 माइनस 126.45। हम लोग जानते हैं कि ये कौन टूटता है, तो कैपिटल लेमडा इन्फिनिटी, ये किसका, ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, तो CH3COH में ये जुड़ जाएगा, और इसका जो मान आएगा तो ये घटाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा H 1, और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7,
और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ से फिर 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये इतना इसका मान निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये मोलर चालकत्व का मान इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ देखने को मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बताना जरूरी समझे। ठीक, इस सेशन को आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पर इसको एंड करते हैं।